शब्बर जैदी साहब आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। शब्बर जैदी साहब एफबीआर के चेयरमैन रह चुके हैं और वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। तो सबसे पहले शब्बर जैदी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। मेरा आपसे पहला सवाल तो यही होगा कि जो इस वक़्त पाकिस्तान की सिचुएशन है, अभी बजट आया है, मैं फैसर उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमें पता ही चलता है कि अभी तक अ, कुछ यानी कभी सुनाई देता है कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो ये हो गया है, अब उन्होंने ये मान लिया है, फिर पता ही चलता है कि जो शराइत हैं उन्होंने बड़ी सख्त रख दी हैं, उसके बाद बजट भी आ गया। तो इस सारी सिचुएशन में इस वक़्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन है, क्या आप समझते हैं कि ये स्टेबल हो रही है? आने वाले दिनों में हो जाएगी या अभी लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा? आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान में हर हाल में आएगा। आईएमएफ की फंडिंग होगी और आईएमएफ हमें सपोर्ट देगा। जो भी उनकी बनती है सपोर्ट, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इंटरनेशनल पावर्स और अमेरिका और पाकिस्तान की जो हालात हैं, उसमें कोई भी कंट्री, कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक न्यूक्लियर पावर अब डिफॉल्ट में चली जाए आप या वहाँ पर कोई क्राइसिस पैदा हो जाए। तो वो हर हाल में आएगा और उसमें जो आईएमएफ की कंडीशंस हैं वो नई नहीं है, वो ही पुरानी वाली है, कोई नई बात नहीं है। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई हमसे कोई ऐसी चीज करने को कह रहे हैं जो पहले नहीं कही। मगर जो पाकिस्तान की हालत है, जो जो पाकिस्तान आईएमएफ को अलग करती, क्योंकि पाकिस्तान की मीशत वो नहीं है। आप जब पाकिस्तान की मीशत की बात करते हैं तो सिर्फ आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ इज ओनली अ लेंडर ऑफ पाकिस्तान, एक पैसा दे रहा है, वो 8 बिलियन रुपीज हमें दे रहे हैं। वो पाकिस्तान की मीशत के गारंटर नहीं है उस सेंस में कि मीशत हमें सही करनी है। जहाँ तक मीशत के सही करने का सवाल है और उसके खदोखाल का सवाल है, उस पे मेरा ये व्यू है कि ये आज की सूरत हाल जो है वो यकीनन 2023 के जून से बेहतर है। मगर ये कंट्री जो है वो दिवालिया की शक्ल में चला गया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसकी किताबें एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब वो किस तरह एडजस्ट करेंगे ये गलत है। कोई समझता है कि किताबें एडजस्ट नहीं होंगी, वो गलत पाकिस्तान को समझता है, या वो सच नहीं बोल रहा, या वो मुनाफिक है, या उसको समझ नहीं आती। अच्छा सर, आपने ये बजट पर बात करते हुए मैं देख रही थी, आपने एक जगह ये भी कहा कि ये मुल्क डोमेस्टिक डेट डिफॉल्ट में जा चुका है। इसका क्या मतलब है? डोमेस्टिक डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आप इसको इस तरह समझें कि इस वक्त पाकिस्तान की टोटल रेवेन्यू जो इकट्ठी होगी वो 13,000 बिलियन कलेक्ट होगी, 13 ट्रिलियन कलेक्ट होगी टोटल रेवेन्यू। उसमें से 9,700 ट्रिलियन हम दे देंगे, 9 ट्रिलियन हम दे देंगे इंटरेस्ट की मद में। तो हम कोई भी लोन अपना रीपे नहीं कर पा रहे और हम सारा का सारा टैक्स कमा के इंटरेस्ट में दे देते हैं। तो ये कभी भी ये टेक्निकली लोकल करेंसी डिफॉल्ट है। इसी को लोकल करेंसी डिफॉल्ट बोलते हैं ना, कि आप कोई अपना पुराना लोन अदा नहीं कर रहे और हर दफा आप इंटरेस्ट के साथ मिला के इंटरेस्ट और नया लोन ले लेते हैं लोकल बैंकों से, और लोकल बैंकों से लेकर फिर उसको 700 बिलियन के आप उसको उनको दे देते हैं। तो ये एक्चुअली ट्रैप है। आपको इस ट्रैप से निकलना पड़ेगा और ये कोई भी मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 12,900 में से 9,700 सूद की मद में अदा करते हैं। शब्बर जैदी साहब, क्या वजह है? सर, हम एक तरफ देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। पाकिस्तान अभी तक आईएमएफ में गया तो फिर वो चला ही गया, वो 90s में ही उससे निकल गए। तो क्या उनका बिजनेस मॉडल क्या है? क्या कोई बहुत ही अनोखा बिजनेस मॉडल है उनका, और पाकिस्तान वो मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट कर सका? क्या वजह है? ये क्या हुआ कि एक कहां पर और एक कहां पर? देखिए, अगर आप 1990 की पाकिस्तान की
कंपैरिजन करें इंडिया के साथ 1990, तो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन इंडिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, तकरीबन एक ही शक्ल थी। और अगर आप 1990 की, शायद 90 या 91 था, उसमें अगर आप मनमोहन सिंह की वो स्पीच सुने जो कि उन्होंने बजट पे खड़े होकर की थी, वो तकरीबन वही पोजीशन थी, पावर सेक्टर ये वो सब यही सारी चीज थी। और वो टाइम था जब इंडिया ने अपना सोना स्विट्जरलैंड ट्रांसफर किया था लोन लेने के लिए, एक्चुअल गोल्ड ट्रांसफर हुआ था, इंडिया का गोल्ड गया था स्विट्जरलैंड गया था और उन्हें अपने लोन लेने के लिए। तो 90 से लेकर 2024 तक 30 साल हो गए। ये 30 साल जो है ये पाकिस्तान की तबाही की तारीख है। सर तबाही किसने की, क्यों की 30 सालों में? ये 30 सालों में तबाही इसलिए की कि जो मईशत थी वो दुकानदार चला रहे थे। अच्छा। या रियल एस्टेट के बिल्डर चला रहे थे, मतलब दुकानदारों के हवाले कर दिया कि बोल चलाएं, या आपने एक प्रॉपर्टी डीलर के हवाले कर दिया कि आप बोल चलाएं। ऐसे नहीं चलता बोल। आप समझ अच्छा, क्या करो? जी जी सर, आप जरा इलाबोरेट कीजिएगा इसको। प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले तो हमें पता है कि जो, लेकिन यानी आप देखिए ना, हुकूमतें तो आती रही, गवर्नमेंट्स आती रही, बजट्स बनते रहे, लेकिन क्या हुआ? उसकी पॉलिसी क्या थी? उसकी पॉलिसी ये थी कि दुबई को फॉलो कर लो, यही पॉलिसी थी ना। जिस तरह दुबई में हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहा है, डॉलर जा रहा है, आपने ट्रेडिंग करो, चाइना से सामान मंगाओ, एसी मंगाओ, गाड़ियां मंगाओ, बेचो, खरीदो, मोबाइल फोन खरीदो, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाओ, यही ट्रेडिंग होती है ना। ट्रेडिंग इसी को कहते हैं ना। प्लाजा बना दो, माल माल बना दो, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाओ, इंस्टीट्यूशन को खड़ा नहीं करो, ट्रेडिंग करते रहे। आप भी ट्रेडिंग करते रहे, आप ट्रेडिंग करते रहे, आपने 30 साल ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग करके सारे पैसे बाहर ट्रांसफर हो गए और मुल्क दिवालिया हो गया। साहब सर खड़े हुए कहते हैं कि मैं 1990 वाला निजाम दोबारा लाना चाहता हूँ, पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ 1990 से 2018 तक किसकी गवर्नमेंट थी? क्या शहबाज शरीफ साहब पहली दफा गवर्नमेंट में आए? नवाज शरीफ साहब क्या पहली दफा गवर्नमेंट में आए? जरदारी साहब पहले क्या इख्तियार में नहीं थे? मतलब मुझे तो इनकी बातें ही समझ नहीं आती, और आप लोगों की बातें भी समझ नहीं आती। आप ऐसे मासूम बने बैठे हो कि आपको पता ही नहीं है 1990 से 2018 तक किसकी गवर्नमेंट थी। ये नवाज शरीफ साहब पहले पैदा हुए हैं, नहीं पैदा हुए? ये 1988 से पावर में नहीं है क्या? जरदारी साहब कब से सियासत में है? आप मुझे तो आप लोगों की बात ही समझ नहीं आती। आप इस तरह हैरानी से मुझे देख रही हो कि जी मैं 1990 से 2018 की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे देख रही हो यार कोई अजीब सी बात कर रहा है। जी कौन हुक्मरान था, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो अब ये कोई नए मॉडल में आए, कोई इनका नया मॉडल लगाए, जो नया सॉफ्टवेयर लगाए, इनको क्या क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी, मैं सर आपकी बात सुन रही हूँ। मैं तो सर, हम तो ये बात करते हैं, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन हम इकोनॉमी के लेवल पर आकर, वो तो आपको ही पता है ना सारी, तो जाहिर है। मैंने आपको बड़ी सिंपल सी बात की कि भाई 1990 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान तबाह हो गया, इंक्लूडिंग इमरान खान को भी ऐड कर ले, ठीक है भाई। ये तो देखो कि 1990 से 2024 तक इंडिया के कंपैरिजन में तबाह हुआ, क्या हुआ? सर वो तो चांद पे पहुंच गए। चांद पे तो बाद में पहुंचे। आज आपने तस्वीर देखी है, मोदी की इनॉग्रेशन की तस्वीर है जी, क्या सर बताइए? देखिए नहीं सर बताइए। नहीं नहीं, मोदी की जो इनॉग्रेशन हो रही है, जो स्टॉल हो रहे हैं, उनकी तस्वीर आई है कि मोदी जब हलफ ले रहे हैं, ठीक है जी। तो जो पाकिस्तान में रेलिवेंट आदमी होता है वो किस कुर्सी में बैठा होता है, उसमें वो रेलिवेंट आदमी 5वीं लाइन में बैठा हुआ है। जी मैंने तस्वीर देखी है सर, वो तस्वीर काफी वायरल हो रही है, उस पे उनके जो आर्मी चीफ हैं वो काफी पीछे जाके बैठे हुए हैं। उसके आगे बैठा हुआ है शाहरुख खान। तो आप मुझे ये बता दें आलिया साहबा, आपकी हिम्मत है वो तस्वीर को चलाने की या उससे कोई बोलने की?
तुम मेरा क्यों टाइम जाया कर रही हो? नहीं सर, चला देंगे, ऐसी क्या बात है, अभी चला देते हैं। नहीं, लेकिन वो सर आपने जी तो देखी नहीं ना, आपने तो देखी भी नहीं ना, मैं ये सर, कह रहा देख लिया। नहीं नहीं सर, देख लिया, देख हूँ। आप ये जो आप जब आपने तस्वीर मैंने क्यों बोला कि सर, नहीं देखी? नहीं नहीं सर, जब आपने कहा ना उनकी इनॉग्रेशन की बहुत सारी तस्वीरें हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आप कौन सी वाली की बात करें, लेकिन जो बात आप करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रही है वो मैं देख चुकी हूँ। आपने उससे सवाल क्यों नहीं किया? आपको सवाल करना चाहिए था कि सर ये वहां बैठे हुए थे, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? ये सवाल क्यों नहीं किया आपने मुझसे? सर बताइए ना, सर मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, बताइए आपने बड़ी तो मैंने बताया ना आपको, आपको सवाल करना चाहिए था, आप करस्पॉन्डेंट है, आपको सवाल करना चाहिए था कि सर ये वहां पे ये हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? ये तो मैंने आपको याद दिलाया ना कि ये देखिए वहां क्या हो रहा है। आप तो खामोशी से बैठी है कि ठीक है हो गया, इंडिया में हो रहा है, फिर आप मुझसे पूछती है कि इंडिया में तरक्की कैसे हो गई? तो शबर जैदी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ा फैक्टर जो है कि वहां की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो आप जानते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमी है उसके ऊपर जाहिर है कि सिस्टम का भी असर पड़ता है, और डेमोक्रेसी ना होने की भी बहुत सारी जो उसके अंदर है वो उसने भी तबाह बर्बादी की। क्या हम इसको ऐसे लें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ फिर इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके जी यहाँ जुडिशरी है, उनके पास मिलिट्री है, उनके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनके पास मीडिया है, तो वो सारे लिफाफे वाले तो नहीं है ना, तो उनको तो वो इस वजह से चल रहे हैं ना, वो माशरा इसलिए चल रहा है कि उनके पास इलेक्शन कमीशन है ना, उनका इलेक्शन हुआ है अभी, ठीक है, 2 महीने बाद रिजल्ट आया है, ठीक है, किसी बंदे ने ये बोला कि बेईमानी हो गई 47 किसी ने 49? नहीं, तो किसी ने फिर नहीं। हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए ना, हम तो आधे घंटे बाद शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप क्यों इंडिया के साथ मुकाबला करती हैं? हमें तो शर्म आती है कि हम वहां से उठ के क्यों आ गए यहाँ पर। लेकिन सर मुकाबला किससे करें, अफगानिस्तान से करें या अमेरिका से करें? सर किससे करें मुकाबला फिर? बोट्सवाना से, सर सोमालिया से, बोट्सवाना से, सोमालिया सोमालिया से, से। सोमालिया से, यमन से, हूतियों से करें, सब यमन से करें, सूडान से कर लें, म्यांमार से कर लें, परेशान क्यों है आप? नहीं सर, वो तो नहीं सर, आप क्योंकि बहुत बड़ी हकीकतें बोल रहे हैं ना, तो हम भी इसके ऊपर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन मसला ये है शबर जैदी साहब कि ये बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमने लर्न करने की भी तो कोशिश नहीं की। चले ठीक है, ये जो कुछ आपने कहा कि इतने सालों में 90s के जितने दौर और अब तक जो कुछ हो गया, तो बंदा ये कहता है कि चलो यार अब बहुत हो गया, तो देखो कि साथ वाला जो है वो तो बहुत आगे निकल गया, हम कहाँ रह गए। तो ऐसा करते हैं कि हम लर्न करते हैं, हम ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, हम कुछ और कर लेते हैं। हमने कभी उनसे ट्रेड भी तो स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की ना सर। तो क्या इस मैं जी तुम्हें ये कह रहा हूँ, वजीर खजाना असेंबली में खड़ा कह रहा है कि मैं नवाज शरीफ का विजन जो 1992 में आया था वो दोबारा पूरा करने के लिए आया हूँ, यही कहा है ना? जी तो फिर तुम मुझसे क्यों टाइम जाया करा रही हो मेरा? उसने कहा कि मैं इंडिया कॉपी करूंगा, अगर वो अकल होती तो इंडिया की कॉपी करने की बात करता ना, या बांग्लादेश की बात करता। तो आपके लिए बांग्लादेश और इंडिया तो तय हुआ है, आप तो असेंबली में खड़े होकर इंडिया की बात ही नहीं कर सकते, बांग्लादेश की बात नहीं कर सकते, तो तुम लोग मुझे पॉडकास्ट पर ला ला के मेरी क्यों जिंदगी, मेरी अपनी सिक्योरिटी को क्यों रिस्क पे डाल देते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल सर सच बोलने में तो कोई वो मेरा ख्याल है कि रिस्क ले ही लेना चाहिए सच बोलने के लिए। बहुत बड़े सच आप बोलते हैं, हकीकतें, जैसा मैंने कहा कि आप बड़े धड़ल्ले से जो है वो सच बोलते हैं। तो तो मगर ये सच बोलने की कॉस्ट भी तो होती है ना मैडम, जी जी जी, ये ऐसे ही। सारी ये सारी कॉस्ट मैंने ही देनी है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ। सर वो देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई आपके ऑफिस के बाहर कोई डाला शाला आएगा। खुदा ना करे। देखिए वो तो आएगा, अगर कोई आएगा तो वो उसको उसको रोकने वाला कोई नहीं, वो तो अल्लाह ही रोकेगा, अगर रोकेगा तो। बाकी ये तो नहीं ना, मुझे कोई अगर किसी चीज की हिफाजत है तो वो तो मेरा मालिक ही करेगा ना, मुझे उसका मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट तो मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगी ना। जी ठीक। तो
जब्बार ज़हरी साहब, अगर सवाल मैं ये करूं कि आप बताइए कि इन हालों को पहुंच गए लेकिन लर्न भी नहीं कर रहे, ट्रेड भी नहीं कर रहे, सूरत हाल वही है, बल्कि जो केओस है वो भी हमारे सामने है, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आप कहाँ रहती हैं, किस शहर में? नहीं सर, मैं लाहौर से हूं, लेकिन अभी तो मैं पाकिस्तान में नहीं हूं। अच्छा, आप लाहौर के किसी रेस्टोरेंट में चली जाएं, जगह नहीं मिलेगी रात को, शाम को, तो परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? आपको क्या परेशानी है? ये जो आप बातें करेंगे ये कहानी है, ये ड्राइंग रूम की कहानी है। ड्राइंग रूम में बैठकर एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट में एक एंटरटेनमेंट शब्द जल्दी भी है। नहीं शब्बर ज़हरी साहब, आई डिसएग्री। आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, सिनेमा हॉल्स में लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर ये कह रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। वहां बैठ के डिस्कस करेंगे, शराब पियेंगे, दो चार अच्छी सी खाना खाएंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बड़ी सी बात टेंट गुजर बैठ के घर चले जाएंगे। तो जो बस में बेचारा धक्का खाता हुआ पसीने में जा रहा है, उसको क्या ताल्लुक है शब्बर ज़हरी की पॉडकास्ट से, चीजों से? तो वो ये तो आप लोगों की एंटरटेनमेंट है। आप एक सिनेमा हाउस लगा हुआ है, नया सिनेमा हाउस लगा दिया शब्बर ज़हरी के नाम से, वैरायटी मिल गई आपको। अच्छा सर, चलिए सर मेरा आपसे ये मैं जिस जगह पे रहता हूँ कराची में, उस जगह के साथ वहां पे समहाउ अगर एक पोश रेस्टोरेंट की डेवलप हो गई है, चेन इलाका डेवलप हो गया है कैवानी शहर डिफेंस पे। उस इलाके में किसी रेस्टोरेंट में कोई डिश 5,000 रुपए से कम की नहीं है, ठीक है? और आपको दो घंटे, और कम से कम कोई 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वेटिंग होती है, ठीक है? 5,000 से कम की कोई डिश नहीं है। मैंने एक किताब लिखी है पाकिस्तान में, उसकी कीमत है 10,000 रुपए। वो किताब को खरीदने को तैयार नहीं है, वहां बैठ के 20,000 का खाना खाने को तैयार है। ऐसी कौम की तबाही नहीं आएगी तो क्या आएगा? लेकिन शब्बर ज़हरी साहब, मेरा आप मुझे ये बताइए कि जब आप एफबीआर के चेयरमैन बने, अब आपका सवाल है कि आपने क्या किया? नहीं सर, ये मेरा ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है सर। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त भी ट्रेड स्टार्ट नहीं हुई इंडिया से, आपने मशवरा दिया था कि ट्रेड स्टार्ट करें इंडिया को, इंडिया के साथ? जी। आप अगले प्रोग्राम में मुझे नहीं बुलाएं, खबर जावेद बाजवा साहब को बुला लें, अगर आपको मिल जाए कहीं तो। जनरल बाजवा साहब को? खबर जावेद बाजवा साहब को जी। और उनसे पूछे कि पाकिस्तान में इंडियन रिलेशन का सबसे बड़ा हामी कौन है इस वक्त? आप हैं। पूरी मेरी 40 साल तारीख में बता दो, मैंने कभी इंडिया के खिलाफ कोई बात की हो, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ? कोई है आपके सामने? आपके किसी में तत्पर है बात? तो फिर नहीं, लेकिन सर वो ठीक है, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ आपसे ये सवाल कि क्या आपने उनको ट्रेड करने का मशवरा दिया था? और उस वक्त तो हमें ये पता चला था कि जनरल बाजवा के दौर में ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई 100 साल पीस एग्रीमेंट भी होने लगा जब मोइन यूसुफ थे, और जो एलओसी है उसके पर भी अमन कायम हो गया, और ट्रेड की भी बात चल रही थी, लेकिन हुकूमत ने ट्रेड स्टार्ट नहीं की। तो फिर सवाल तो बनता है। नहीं, सवाल दो है, बेसिकली दो सवाल है। तो हमने तो लाल किले को टैंकों से पता करना है। आप जुमे के खुतबे में चली जाएं, पाकिस्तान के तमाम मस्जिदों में चली जाएं और उनके जुमे के खुतबे सुने, आज जुमा है, खुतबे सुने। वो कहते हैं कि हमें लाल किले को पता करना है टैंकों से। और ये मैं मतलब मजाक तो नहीं कर रहा, ये एक्चुअली बिलीव करते हैं कि करेंगे किसी वक्त, ठीक है ना? तो बाजवा साहब हुए या इमरान खान साहब हुए, वो इन मासेस के सामने कैसे खड़े होंगे? लेकिन मेरी बात समझें, जो लीडर है वो तो ये देखता है ना कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे सपोर्ट करती है नहीं करती। बाजवा साहब तो एक आदमी है, इमरान खान एक इंसान है, नवाज शरीफ साहब एक इंसान है, मुशर्रफ एक आदमी था। वो ये देखता है ना कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या है। पब्लिक सेंटीमेंट तो ये कहती है कि हमें टैंकों पे जाना है,
जब भी इंडिया की बात होती है तो पाकिस्तानी कंपेयर, पाकिस्तानी होस्ट जो है शुरू करता है हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया। यही होता है ना, वर्ड आगे लिखा होता है दुश्मन मुल्क इंडिया। तो जब आप लफ्ज ही दुश्मन मुल्क इंडिया के साथ शुरू करते हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और जो डिसीजन लेने वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि बेचारा मैं यहां से निकल के घर जाना है ना मैंने, तो ये तो मुझे मार देंगे रास्ते में। समझते क्या कह रहा हूं मैं आपको जी। ये पाकिस्तान का जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को तब्दीली करने में बहुत टाइम लगेगा और इसमें बड़ा गंदा रोल मीडिया का है, बहुत गंदा रोल है। वो इसके सबसे बड़े इसके सामने खड़े हो गए हैं। आप उनकी हरकतें देखें, वो ऐसा लगता है कि वो उनका पैसे इसी बात में बनते हैं बस। सर मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री यहाँ पर इसलिए करना चाहूंगी कि मेरा इसके ऊपर पहला सवाल तो ये होगा कि पब्लिक सेंटीमेंट बनाया किसने है? पब्लिक तो इस वक्त जो कह रही है उसके सामने तो खड़े हैं, वो नहीं मान रहे। पब्लिक कह रही है इमरान खान को वोट मिला है, उसके सामने तो खड़े हैं दीवार बन के, वो नहीं मान रहे। लेकिन अगर पब्लिक वो कहेगी तो उसको नहीं मानेंगे वो। सर उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, पहली बात तो ये। शब्बर जैदी साहब, सर मेरा सवाल, सर सवाल ये कि आपके सवाल गलत है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। देखिए इस वक्त आज कराची में कम से कम 1,00,000 मस्जिद होगी, ठीक है? 1,00,000 मस्जिद में आज जुमा हो रहा होगा और तकरीबन अगर 3 करोड़ आदमी है, 3 करोड़ में 1.5 करोड़ मर्द है, तो एक बहुत बड़ी तादाद मस्जिद में नमाज पढ़ने गई होगी, ठीक है? अब वो जो लाउड स्पीकर में जिस आदमी को आपने लाउड स्पीकर दिया हुआ है, अब वो क्या बात करे? देखिए ना, उसे टॉपिक चाहिए ना, उसको 15 मिनट की खुतबे में तकरीर करनी है ना, 15 मिनट की तकरीर करनी है। उस मौलवी ने जुमे की नमाज के अंदर ये वाजिब है बीबी के आपका एक खुतबा उर्दू में होता है और एक खुतबा अरबी में होता है। जो खुतबा उर्दू में होता है उसमें उसको वाजिब है या उसको उसके लिए जरूरी होता है कि वो करंट अफेयर की बात करे। अब करंट अफेयर में वो क्या बात करे? उसके पास बात करने के लिए यही रह जाता है कि इस्लाम की फतह होनी चाहिए अगेंस्ट हनूद और यहूद। हम इस्लाम की सरपरस्ती के लिए काम करेंगे, इस्लाम की प्रमोशन के लिए काम करेंगे। जब आप कहते हैं कि मैं इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम करूंगा, आपने एक जुमला बताया, मैं आपके सामने बोल रहा हूं इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम करूंगा, आप मुझे इसका प्रैक्टिकल मतलब बता दें, क्या मतलब हुआ इसका? इस जुमले का मतलब क्या है? और क्या ये हर मस्जिद में आज क्या दुआ में ये नहीं पढ़ा जा रहा? अब आपने एक जुमला कह दिया और उठ के चले गए। आप मुसलमानों को, इस्लाम को फतह हासिल होगी कहते हैं ना, लंदन में नहीं कहते हैं जी। मतलब समझाएंगे मतलब क्या है? कौन सी जंग हो रही है आप बताएंगे? समझाएंगे ना मतलब इस्लाम के परचम के सरबलंदी दे, ये कहते हैं ना, इसका मतलब याद है मुझे जरा, क्या मतलब हुआ? कुछ जंग हो रही है? बताए ना मुझे, समझा देना जरा कि आप कहते हैं इस्लाम के परचम को सरबलंदी अता कर, पाकिस्तान, कश्मीर, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ रखती हो, यही जुमले ना आखिर में दुआ करते ना आखिर में। इन जुमलों का मतलब बता दें मुझे बस। आप ये कह रहे ना इमरान खान को दबा दिया, ये जो जुमले चल रहे हैं ना, यही जुमले तो तबाही कर रहे हैं। इनको मतलब नहीं है ना, इनको मतलब नहीं है इस्लाम के परचम को फतह अता कर, ये जुमला होता है। ये जुमले का मतलब बताओ मुझे क्या है? कौन सी जंग में फतह हासिल करनी है? और वो जंग कौन कर रहा है? तबलीगी वाले नहीं शब्बर साहब वो अच्छा नहीं। और उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे लॉयर्स, पढ़े लिखे मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए पीछे खुतबा सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए सुनना फर्ज है। अगर वो 4 जुम्मे अटेंड नहीं करेंगे तो मुसलमान से बाहर हो जाएंगे, तो बेचारे जाके बैठ जाते हैं। सामने वाला मुसलमान को बोल रहा होता है कि आप इस्लाम के परचम को फतह हासिल हो, ये होता है नहीं होता? उठा लें किसी का तो मतलब बताओ ना मुझे इसका, इस जुमले का कौन सी जगह में फतह हासिल हो, बताओ ना। अच्छा अब वो बेचारा जो, चलो मैं तो खामोशी से उठ के आ जाता हूँ, मेरे पार्टनर क्या रहते हैं, अब वो बेचारा जो मजदूर है या जो बेचारा गरीब है वो समझ रहा है कि यार हमारा दुश्मन, पहले सोचता है किससे जंग हो रही है, तो जंग इंडिया से हो रही है।
बस ठीक है, खत्म हो गई बात। अब जब मैं कहता हूं इंडिया दोस्ती कर लो, वो कहता है ये पागल है। शब्बर जैदी साहब, ये जो खुतबों में इंडिया से जंग और हिंद को फतह करने की जो बात है, तो ज़ियाउल हक के दौर में ये स्टार्ट हुई थी ना, लेकिन उसको लोगों में सर नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं हुई थी। तो चलो सामने चल रही है मैडम, इस्लाम के फर्जन की फतह तो चलो सामने चल रही है, पता है ना, एग्जैक्टली। चल रही है ना। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के उस सेंटिमेंट की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं पब्लिक में। नहीं, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जब जंग हो तो जरूर फतह होनी चाहिए, जब जंग नहीं है फिर फतह किस बात की। सर, जब जंग हुई तब भी फतह नहीं हुई ना। अच्छा अलग बात है। जी, तो सर मैं आपसे इस बात पे बहुत डिसएग्री करूंगी और मैं बड़ी नाराज भी होंगी। आपने एक बात कही कि जो मीडिया है वो इंडिया और पाकिस्तान के उसमें उसका किरदार बड़ा बुरा रहा। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर किसी ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती या रिलेशंस या ट्रेड स्टार्ट करने के लिए दबाव डालता है, बात करता है, वो हम ही लोग हैं। हम ही कहते हैं कि भाई कहां पर रह गए आप, वो देखें कहां चले गए, वो कहां रह गए, कुछ तो कर लें। आप मेडिसिन मंगवाते हैं दुबई के रास्ते छुप छुप के, तो आप सबके सामने मंगवा लें। तो मीडिया तो सर ऐसा अच्छा किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, मैं अब आलिया साहबा ये भी आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, पाकिस्तान में कितने चैनल चल रहे हैं टीवी के? सर 100 के करीब होंगे। चैनल चलते ना, चलिए आपका तो पॉडकास्ट है ना, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ। जी 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 सर, 100 के करीब होंगे। हाँ जी। अच्छा, 40 चैनल में गारंटी करता हूं मैं, गारंटी, अगर किसी के चैनल ने कभी इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की स्लाइड दिखाई हो तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अग्री, सही कह रहे हैं। बात नहीं करना मेरे साथ, तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप तो पॉडकास्ट हो। अगर 40 मीडिया में किसी ने दिखाई हो कि ये इंडिया का ग्रोथ रेट है, ये मेरा ग्रोथ रेट है, ये पॉपुलेशन रेट है, ये उनका रेट है, ये एजुकेशन का रेट है, ये मेरा रेट है, अगर 40 मीडिया ने दिखाई हो तो मैं कल सुबह आपके सामने आके इस जगह में गोली मार दूंगा अपने आप। फिर आप कैसे कहेंगे नाराज हैं और ये बात कर रही है? आपका मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है? आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो इंडिया का नाम नहीं ले सकता। आप बात कर रही है प्रेसिडेंट की, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो नाम नहीं ले सकता। आप क्या बात करिए कि दुनिया में बैठी है? आप कौन से मीडिया की बात कर रही हैं आप? ठीक कह रहे हैं। नहीं सर, मैं आपका सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ। आप बांग्लादेश पूरी, अभी सुन ले मेरी बात, अभी परसों का वाक्य है। मेरे साथ यहाँ आए हुए वसीम बदामी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा बांग्लादेश में क्यों तरक्की हो गई किसी से। मैंने जवाब दिया कि बांग्लादेश ने 3 चीजें की, फौज बैरिक में, मौलवी मस्जिद में और इंडिया से दोस्ती। आपको पता है तो दोबारा चलाया नहीं, आप भी हैरान हुई है, ठीक है ना? समझ आई बात? समझ आई बात? समझ आई बात? आपको समझ आ रही है बात? जी जी जी। मैंने कहा वसीम बदामी साहब, बांग्लादेश ने तरक्की इसलिए की कि फौज बैरक में, मौलवी मस्जिद में और इंडिया में दोस्ती। इससे बड़ी बात कर सकता है कोई? उसने नहीं चलाया। मैंने कहा वसीम लाइव चल रहा था, वो घबरा गया कि अंदर हो जाएगा, वो अंदर हो जाएंगे, उसने नहीं चलाई। सबसे बड़ा चैनल है, उसने उस बात को काट दिया। आप किस दुनिया में बैठी हैं? डॉन ने साइलेंट किया कल मुझे रात को डॉन ने साइलेंट किया। आप किस दुनिया में बैठी हैं? पाकिस्तान में कभी अंदर पाकिस्तान आए ना, क्या बातें कर रही हैं कि मीडिया ने ये किया और मीडिया ने वो किया। इससे ज्यादा तो कंप्रोमाइज मीडिया दुनिया में मैंने देखा कहीं तो पाकिस्तान है। आपने दिखाई मोदी की इनॉग्रेशन? जी मैंने दिखाई किसी टीवी में पाकिस्तान के?
पाकिस्तान के, हमने तो जी हमने तो दिखाई, पाकिस्तान के मीडिया पे तो खैर नाम भी नहीं चल रहा था। यही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे कि आपके बगैर पड़ोसी मुल्क पे एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के इनॉग्रेशन कर रहा है, एक मिनट की दिखा देते ना कि यार मोदी साहब ने हरा उठा दिया, दिखाया आपने? किसी ने नहीं दिखाया। तो फिर तुम क्यों बातें कर रही हो मेरे साथ इस तरह की कि मीडिया सर बात भी नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? क्या सर बात तो करना बनता है ना, इस यही तो बात कर। गलत बात तो नहीं बनता ना। आपने देखा मैं नाराज हूं कि मीडिया से ज्यादा बदतरीन तो काम ही किसी ने नहीं किया। नहीं सही, आप सही कह रहे हैं, मैं सोशल मीडिया कह रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा, सर सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा किरदार है शब्बर जैदी साहब। बहरहाल एक बात सुनो, सोशल मीडिया को अपर मिडिल क्लास का एंटरटेनमेंट का टाइम है मैडम, वो तो नहीं सर, नहीं सर, सर बात सुनो, एंटरटेनमेंट होती है, मैंने आपको भेज दिया, आपकी सहेली ने मुझे भेज दिया, मैंने आपको भेज दिया, क्यों बड़ी बात, छोड़ दो मुझे, इस सोशल मीडिया की कोई हैसियत नहीं। नहीं अच्छा सर, अगर कोई हैसियत नहीं है तो फायरवॉल क्यों मंगवाइए? वो क्यों लगवाने अगर कोई हैसियत? पागल है हम तो, पागल है हम तो, कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। बट व्हाट आई एम सेइंग, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक में चलता है, टीवी पे चलता है, उसमें अगर इंडिया नजर आ जाए या और है तो फिर मुझे बता दें। सोशल मीडिया में यार चलाते रहे, आपको मुझे कोई कंसर्न नहीं। हाँ नहीं सर, सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक तक बहुत कुछ पहुंच रहा है, और मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया इस वक्त जो काम कर रहा है पूरी दुनिया में, वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो सर, अब टीवी तो वैसे ही खत्म हो गया और आउटडेटेड होता चला जा रहा है, ये तो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं रही अब सर वो वाले मीडिया की। चलो इसको छोड़ दो, आगे चलो। अच्छा शब्बर जैदी साहब, आप बात सुन लो, जो बात मैं कह रहा हूँ ना, 25 करोड़ पाकिस्तान में रहता है ना, और इंग्लैंड में भी बड़े पाकिस्तानी रहते हैं, एक आदमी बुला के दिखा दो जो वो बात करते जो मैं कर रहा हूं, फिर मैं साइड चला जाऊंगा। सही कह रहे हैं आप। ये मुनाफिक है, इन्हीं के लिए सूरह मुनाफिकून आई थी। एक आदमी ले आओ जो वो बात कर दे जो मैं कर रहा हूं, है आपके पास? नहीं करते सर। या बैठ के वहां वो आदिल राजा वगैरह कर रहे हैं, वो तो हमें नजर आता है किसी की, मगर सेंसिबल तरीके से बैठकर कोई बात, हर चीज को सुनते हुए आदमी है पाकिस्तान में बात करने वाला? नहीं। तो फिर 25 करोड़ में एक भी आदमी नहीं मिलता, तो फिर हमें लागत नहीं हमारे ऊपर? सर वो तो पड़ी हुई है सर, अगर कुछ नहीं शब्बर जैदी साहब, अगर देखे ना, देखिए लानत जो होती है ना, वो सिर्फ वर्ड होते हैं, ठीक है? लानत के बाद अल्लाह ताला का आता है अजाब। अल्लाह ताला जो होता है, अल्लाह ताला जो है ना, वो ऐसी कौमों पर, जिस तरह हम हैं ऐसी कौमों पर अजाब करता है, और इस कौमों पे जब अजाब आता है तो वो अजाब उसी शक्ल में आता है जिस शक्ल में हमारे ऊपर आ रहा है। हज़रत अली का कौल है कि अजाब, सबसे बड़ा अजाब होता है कि तुम्हारे ऊपर गलत हुक्मरान नाफिज कर दी जाए। ये हज़रत अली का कौल है, सबसे बड़ा अजाब किसी माशरे पर यह है कि उसका हुक्मरान गलत हो जाए, उसके जज और काजी गलत हो जाए, इससे बड़ा अजाब है। तो अजाब जो है वो इंसान को, एक आदमी को अजाब मिलेगा जन्नत और जहन्नुम में। जन्नत और जहन्नुम में जो अजाब मिलेगा वो इंडिविजुअल का होगा। माशरे का अजाब अल्लाह ताला दुनिया में दिखाता है, माशरे का अजाब हमेशा अल्लाह दुनिया में दिखाता है, और पाकिस्तान उस अजाब के दौर से गुजर रहा है, और ऐसा माशरा हमेशा अजाब के दौर से गुजरेगा जिसमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये अजाब चलता रहेगा, और वो अजाब कभी खत्म नहीं होगा जब तक यहां माशरती इंसाफ नहीं मिलेगा, और मीडिया झूठ बोलता रहेगा और लोगों को बेवकूफ बनाता रहेगा। तो और जजेस अपने कमरों में बैठकर गैलरी से खेलेंगे कि क्या हो रहा है गैलरी में, यही हो रहा है ना, गैलरी से खेल रहे हैं ना, गैलरी से खेल रहे हैं ना। आप एक आदमी की, आप किसी बंदे की फैमिली लाइफ में दाखिल होकर इद्दत का केस डील कर रहे हैं, इससे ज्यादा बदतमीजी हो नहीं सकती। इससे ज्यादा क्या बदतमीजी होगी मुझे बताया ना, क्या हो सकता है? इसके बाद क्या करेंगे आप, क्या करेंगे इसके बाद बता दें मुझे।
अब ये अगर आप लेवल पे बात कर रहे हैं तो फिर आप किस माशरे की बात करते हैं? फिर आप कहते हैं कि इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में इंडिया से बराबर क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं? वो तो कहते हैं, वो बेचारे ने सही कहा मोदी ने कि यार ये अलग हो गए थे, अब ये 2 वक्त की रोटी खा लें इनके लिए बहुत है, यही कहा ना उसने, सही कहा बेचारे ने। क्या कहता वो क्या कह रहा? वो तो यही कह रहा था ना कि 2 वक्त की रोटी खा लें। जो आता है हम कहते हैं यार 4 पैसे दे दो, मैं प्लीज 4 पैसे दे दो, 2 पैसे दे दो। अच्छा, और असेंबली देखिए, असेंबली में ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़े बड़े सोफे, ऐसी तकरीर कर रहे हैं, बस पाकिस्तान सही राह पे लग गया, मैं आ गया हूं, बस अब कुछ नहीं हो सकता। ये क्या क्या है, ये क्या चीजें हैं? आप कशकोल पकड़ के सर, जी, कशकोल पकड़ के जो है वो बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं। तो सर आखिरी सवाल ये कि आपने कहा था कि कोई सर ये जो दुबई की प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, तो क्या 10 अरब की प्रॉपर्टीज है वहां पर, और जो हुक्मरान हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज वहां पर हैं, तो फिर तो जाहिर है कि मजीद बनती चली जाएंगी, कोई पैसा वापस तो नहीं आएगा, यानी इसका कोई फायदा तो नहीं बात करने का, इसलिए ना ही करूं क्या मैं, या कोई आपको जवाब देंगे? देखो बात सुनो, मुझे मेरे साथ 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट है दुबई की, 6 फ्लाइटें जाती हैं दुबई हर रोज, ठीक है, एक दिन में एक एयरलाइन की, बाकी को 10-15 और है। मैं जनरली जब कभी किसी क्लाइंट के लिए सफर करता हूं तो बिजनेस क्लास में सफर करता हूं, और अगर जैसे ऑर्डिनरी करता हूं मैं तो इकोनॉमी में सफर करता हूं। तो अभी मैं किसी क्लाइंट के लिए दुबई गया था, तो जो फैसिलिटी मुझे मिलती है दुबई आने जाने के लिए, अगर आपका बिजनेस क्लास का टिकट हो तो मैं पागल ही होऊंगा जो कराची में घर रखूंगा। कराची में मेरी फैक्ट्री होगी, रहूंगा मैं कराची, दुबई में मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं कराची में घर रखूं और यहाँ बकवास को बर्दाश्त करता रहूं। मेरे पास सीधा टिकट है बिजनेस क्लास का, सीधा टक टक करता मैं अंदर गया, टक टक करता बाहर आया, दुबई में टक टक करता चला बाहर चला गया। मुझे किस पागल ने कहा है कि मैं कराची में अपनी फैमिली रखूंगा? दुबई में पहले स्कूल नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, और चीजें नहीं थी, अब उन्होंने सब कुछ अवेलेबल कर दिया, डिस्को भी कर दिया, शराब भी कर दी, मस्जिद भी कर दी, ठीक है। तो अब सब चीज मिल रही है, हर चीज मिल रही है, इंडियन भी मिल जाती है चीज, तो अच्छा ही है। तो फिर इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि दुबई प्रॉपर्टी बन रही है दुबई में? और जब 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 हुक्मरान रिटायर होता है, हुक्मरान हर आधे घंटे बाद दुबई चला जाता है, दुबई में बैठा होता है। मैं अभी दुबई गया किसी काम के लिए, वहां एक पाकिस्तान के साबिक हुक्मरान ने मुझे कहा कि सर मुझे मिलते हैं आके। मैंने कहा क्यों सर, आप यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों मिल लूँ आपको? नहीं सर वो कोई बातें करनी लोग यहाँ बैठ के बेहतर होगी। मैंने कहा पाकिस्तान में नहीं मिल सकते हम? नहीं सर यही दुबई में बात कर। मैं नहीं गया, मगर फिर मैं दुबई में जब मैं एमिरेट्स से गया कुछ पाकिस्तानियों के घर पे, तो मैं जानता हूं उनको, तो मैंने कहा यार मैं तो पागल ही हूं ना कि वहां पानी नहीं आ रहा, एनएलसी से पानी मंगा रहा हूं, सिक्योरिटी का मसला है, सड़क टूटी है, गाड़ी बाहर नहीं निकल रही। वो एमिरेट्स के घर में ऐसा लग रहा है कि कोई खिला है, तो और 1.5 घंटे की फ्लाइट है, और अब तो स्मार्ट कार्ड पे वीजा होता है, वो जो लाइन में भी लेना पड़ता। तो मुझे ये बता दें कि फिर कौन उल्लू का पठा पाकिस्तानी पैसे वाला पाकिस्तान में रहेगा? तो ये दुबई प्रॉपर्टी और दुबई में रहना और ये सब बातें गलत है। जरदारी साहब की, बिलावल साहब की कितनी प्रॉपर्टी है दुबई में? क्यों है? इसलिए नहीं है कि वो गरीब आदमी है, ऐसी प्रॉपर्टी हर एक की है, हर एक की बात है, किसी के ये नहीं है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के पास नहीं है, ठीक है। वहां पर एक परेशानी क्या है, पाकिस्तान में तो मुसीबत पड़ जाती है, इंडिया से बात नहीं कर सकते, इससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते, तो कोई अशी लगी हुई है, ठीक है। और आप दुबई चली जाएं, वहां के रेस्टोरेंट उन्होंने अपने हिसाब से अरेंज कर लिए, कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, क्या है। तो फिर मुझे ये बताएं कि कराची की तबाही जो है वो तो जेन्युइनली बनती है ना, बनती है ना तबाही, तबाही बनती है ना।
तो फिर आप क्यों ये कह रहे हैं कि दुबई में प्रॉपर्टी है, और किसकी क्यों है और इसकी क्यों है और इसकी कहां से गई और कहां से आई, यहां से चली गई वहां से चली गई, ये सब तो बेकार की बातें है ना। अगर मैं आज दुबई जाके रहने लगूं हमेशा के लिए, तो क्या मैं आपके साथ टीवी प्रोग्राम कर रहा हूं? नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना, ठीक है। मैं जो एडवाइजेस करता हूं दुबई बैठ के नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे तो कहेंगे कि आप क्यों नहीं चले जाते। मैं सिर्फ बहुत सारी वजूहत में से एक वजह मेरी वालदा है। अगर मेरी वालदा हयात देती तो शायद मैं भी चला जाता। यार ठीक है, मैं कराची क्यों बैठूं? अब कराची बैठकर जो मैं आमदनी कमा रहा हूं, देखिए मैं तो एडवाइस करता हूँ ना, मेरे पास तो मेरा कोई सामान तो नहीं बेचता ना, तो मैं एडवाइस करता हूँ पाकिस्तान में, तो मेरी आमदनी में टैक्स हो गया है 55%, ठीक है। और यही एडवाइस मैं दुबई में जाके अच्छे खूबसूरत होटल में बैठ के रिट्स कार्ल्टन में बैठ के कर दूं, तो मेरा रेट है दुबई में 9%। तो मुझे पागल कुत्ते ने कहा था कि मैं कराची बैठूं। सही तो अगर शक्ल जल्दी और एडवाइस कर दे दुबई बैठकर और क्लाइंट को बिल कर ले, तो रेट है 9%। और शक्ल जल्दी पागल का बच्चा कराची में बैठा है, तो उसका रेट है 55%। ये पागल खाना है या नहीं है? आप बताएं ना कि मुझे क्या तकलीफ है, मुझे एडवाइस करनी है, मैं टिकट पकड़ू और जाके दुबई में ऑफिस लू, वहां बैठ के एडवाइस लिखू, वापस आओ और चल सो जाओ, तो वो जो टैक्स लगेगा वो होगा 9%। अगर मैं ये एडवाइस लिख दूं कराची में बैठकर और कराची में बिल कर दूं, उसका रेट होगा 55%। तो ये पागल खाना है या नहीं है? सही फरमा रहे हैं सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये पागल खाना है ना। अच्छा, ये पागल खाना सबको सूट कर रहा है ना। मैं अभी दुबई गया हुआ था, तो मैंने देखा कि वहां पर बेशुमार दुकानें खुली हुई हैं इंडियन ज्वेलरी की। मैं अपने दोस्तों के घर जब कराची में जाता हूँ, कभी कभी जानने वाले के कभी जाता हूँ, तो मुझे कहते हैं कि सर फर्नीचर अपने पाकिस्तान से नहीं लिया, दुबई से मंगाया है। तो तुम किस दुनिया में रह रही हो? मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, इसकी कंपैरिजन में क्या पोजीशन है? कंपैरिजन पोजीशन ये है कि मेरे पास मेरी वालदा बुजुर्ग है, उनके पास 2 मेड्स होती हैं, बच्चियां होती हैं, मेड होती है, लड़कियां, वो लड़का तो रख नहीं सकती सारा। तो वो मेड जो होती हैं वो सराइकी होती हैं आमतौर पर। तो जवान बच्चियां होती हैं 8, 10, 18 साल की, 16 साल की, 10 साल की, उनके साथ ही सोती है कमरे में टेक केयर करने के लिए। अब आप सोचें कि एक आदमी अपनी जवान बच्ची को गैर घर में 24 घंटे के लिए छोड़ता है, पता है कितने पैसे मांगती हैं? 25,000 महीने का। और उन्हें मेरी वादा कहती है घर चले जाओ, कहती है घर जाके क्या करेंगे, आपके घर में एसी भी है, टीवी भी है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हम क्यों घर जाएंगे। 2-4 ऐसी लड़कियां हैं जो कभी जिंदगी में घर गई नहीं, वो बड़ी छोटी आई, हमारी अम्मा ने शादी कर दी, वो यहीं से राय रुखसत हो गई, वो जाती नहीं घर। वो बच्ची आई 16-16 साल की, आती है मेरी वालदा के पास रहती है, मेरी वालदा शादी करती है। तो शादी किससे होती है? रक्षा वाले से। रक्षा वाला नशा ही होता है, उसको मारता पीटता है, फिर वो शादियों के बाद 2 बच्चे लेके फिर वापस जाती है। 90% उनके शौहर नशे ही होते हैं। ऐसे ये आपकी जिंदगी है। 25,000 पे वो 25,000 रुपए पे वो खुशी खुशी आती है, मतलब 20,000 की तनख्वाह भी। और हम लोग डिफरेंट तरह के लोग हैं, लोग मारते पीटते हैं, गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, वो एक अलग कहानी है। मेरी वाला तो उनकी शादी वगैरह करा देती हैं, आगे रहती है। मगर ये मुझे बता दें कि इस माशरे में कोई जिंदा रह सकता है जब एक तरफ ये पोजीशन है और एक तरफ ये पोजीशन है। इस क्लैश में या इस में अब मैं क्यों ये रोजाना की तलखी देखूं। तो मैं सोचता हूँ यार दफा करो, कराची में फैक्ट्री चल रही है, चलने दो, दुबई बैठ जाते हैं, शाम को उठ के आए, 1 हफ्ते में आ गए, चले गए और खत्म होगी बात। और 6 फ्लाइटें जा रही है एमिरेट्स की, सिर्फ एमिरेट्स की, बाकी इत्तेहाद की भी है, कतर की भी है, PIA की भी है, सबकी फ्लाइटें चल रही है, तो खत्म होगी बात। क्या आप इसका अब आप उसे पूछेंगे इसका इलाज क्या है?
इसका इलाज वो है जो दुबई में है। दुबई ने मस्जिद भी अलाउ कर दी है, इसको भी अलाउ कर दिया है, रशियन प्रॉफिट भी अलाउ कर दिया है, सब कुछ ही कर दिया ना। तो ये आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि बंदे उस माशरे में रहते हैं जिस माशरे में कोई कंपल्शन नहीं हो। आप लोग सऊदी अरब क्यों नहीं जाते? सऊदी अरब इसलिए नहीं जाते कि माशरे में एक खिंचाव है। दुबई में उन्होंने कहा, शेख राशिद ने कहा, यार जो दिल चाहे करना है करो, शराब पीनी है शराब पियो, डिस्को जाना है डिस्को जाओ, यही है ना, यही है ना, और क्या है। तो आपने माशरे को आजाद कर दिया, ठीक है, और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया आपने कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कोई आपकी गाड़ी नहीं सीखता, कोई आपकी जीती सीखता, ठीक है, खत्म हो गई बात। अब वो चलते जा रहे हैं। अब अगर मुझे बस नमाजें पढ़नी है, वो भी दुबई में अवेलेबल है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, आप हैरानी होगी आपको। मैं ना वह DIFC में ठहरा हुआ था, तो DIFC में मेरे 7 बंदे ठहरे हुए थे। तो पिछले जुमे की बात है, जुमे की नमाज का टाइम आया, तो मुझे हैरानी ये हुई कि DIFC के इलाके में कोई मस्जिद ही नहीं है दुबई में। तो मैंने पूछा बंदे से, यार इस इलाके में मस्जिद क्यों नहीं है? मैंने कहा नहीं सर, ये इलाका हमने बनाया है इंटरनेशनल लोगों के लिए, अगर आपने नमाज पढ़नी है तो एक और इलाके में जाए। तो उनमें अक्ल है ना, उनमें अक्ल है कि ये DIFC के इलाके में अगर मैंने मस्जिदें बना दी बहुत सारी, तो गोरा थोड़ा गायब हो जाएगा। तो गोरे को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने DIFC के इलाके में कोई मस्जिद रखी नहीं है कि गोरे को इम्प्रेस करना है ना। वहां पे रिट्स कार्लटन के आसपास कोई मस्जिद नहीं है। तो बेचारे मेरे साथ मुसलमान था एक, कहते हैं यार कहां गए? तो चपरासी उन्होंने बताया कि सर इसके नीचे बेसमेंट में जाकर कुछ मुसलमानों ने जगह बेसमेंट नमाज पढ़ते वहां जाके जमा कर दिया, वो जमा करके आ गया। तो बीवी आज की दुनिया में बैठी हो, दुबई वाले से सीखो, उसने किया क्या है? उसने ये कहा कि आसान कर दो जिंदगी, ठीक है, और उसकी आजादी छीन लो। अब दुबई में आप अखबार नहीं निकाल सकते, दुबई में आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते, दुबई में आप पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपको कहते हैं ठीक है, इससे क्या फायदा? याशी लगी हुई है, होटल अच्छे से, गाड़ियां अच्छी से, कारोबार हो रहा है, खूबसूरत सा घर है, प्रॉब्लम क्या है? अब ये क्राइटेरिया इंसानों की होती है कि कहां रहना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि दुबई इतना करीब है, कराची के 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट है, और ये आसानियां मौजूद हैं, तो कौन बेवकूफ का बच्चा कराची में रहेगा तो थोड़ा पैसे हैं तो क्यों रहेगा? सही प्रमाण क्यों रहेगा मुझे बताए ना, क्यों रहेगा? देखिए हमारे पास तो ऐसे भी लोग हैं कि मुझे एक दिन एक साहब मिले, तो मेरे साथ मैं लंदन जा रहा था एमिरेट्स में, तो मुझे लंदन में साहब मिले, तो मैंने पूछा आप लंदन जा रहे हैं? कल खाना भी लंदन जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? कह रहे यार मेरे जूते जो है वो पुराने हो गए, सोचो नया जूता लो। He was going to London to buy a बाली shoe from London. कराची में बाली की अच्छी दुकान नहीं है। तो आप किस दुनिया में बैठे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं? उसने कहा यार लंदन में बाली के अच्छे शूज नहीं मिलते कराची में, तो मैं सोच रहा हूँ लंदन से बाली का जूता ले आऊंगा। तो ये आपका तरीका वारदात है। इमरान खान की पार्टी के अमीन गद्दापुर जब आते हैं, उनके साथ भी 12 गाड़ियां साथ चल रही है, चल रही है नहीं चल रही, चल रही है नहीं चल रही? जी जी बिल्कुल। फिर क्यों चल रही है 12 गाड़ियां साथ? कम करें, 4 कर ले। आपने देखा है कौन है? आपने बिलावला कौन है देखा है? जी जी देखा है सर, सबका देखा है। ये कॉन्वाइस क्यों होते हैं? आपने दुबई में कॉन्वाइस देखा है कभी? दुबई में कभी कॉन्वाइस देखा है आपने? नहीं। लंदन में देखा है? नहीं। फिर सर वो तो समटाइम साइकिल पे पहुंच जाते हैं ऑफिस। नहीं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? हम क्यों नहीं पहुंच सकते? हमारे सर पे सींग है, क्या मसला है? जब्बर ज़ैदी साहब, आपके इसी सवाल पर हम रोकते हैं ये प्रोग्राम। अब जब आपसे नेक्स्ट सिटिंग होगी ना, तो इसी सवाल से हम स्टार्ट करेंगे कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं रोक सकते। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर ना वही तस्वीर एंड में लगाने लगी हूँ
कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की इनॉग्रेशन पर हमने देखा कि उनकी आर्मी चीफ कोई 6ठी-7वीं लेन में जो है वो बैठे हुए हैं और बाकी सब जो है वो आगे बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा अहम नुक्ता रहा हमारे प्रोग्राम के, आज के प्रोग्राम का। आप गलत इस्तेमाल कर रही हैं लफ्ज। चीफ आर्मी स्टाफ नहीं, इसका सही लफ्ज है सिपा सालार। जी, उनके सिपा सालार जो है वो पिछली लाइनों में बैठे हुए थे सर। आपको इस्लाम से दूरी हो गई, सिपा सालार बोले, आप गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। ये सही कह रहे हैं सर। मुसलमान बने, मुसलमान बोले सिपा सालार, उनका सिपा सालार है ना यार। सही सर, बिल्कुल सही। सिपा सालार बोले, ये चीफ आर्मी स्टाफ कोई पोस्ट नहीं होती सर। वो उन्होंने गजवा हिंद नहीं करना ना, इसलिए उनको सिपा सालार नहीं बोलते हैं। नहीं, उर्दू में चीफ आर्मी स्टाफ का ट्रांसलेशन है सिपा सालार। ओके ओके, शब्बरज़ादी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने इतनी कुछ जबरदस्त बातें कर छोड़ी हैं, इतनी हकीकतें बता दी हैं, इतना सच बोल दिया है इस एक सिटिंग में। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होगी हम दोबारा भी आपसे जो है बात करें, और हम होपफुली कि आप दोबारा भी हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।